Good morning, everyone. Welcome in AKP online chemistry classes. Hi, this is AK पांडे. Students, मैं अगेन आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लाया हूँ. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन ये सब सारा चीज डिस्कस कर चुके थे. हमने रिलेशन भी देखा था, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, हेसला देखा था हमने. तो आज अपन लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर 6 में किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स आज करेंगे और फिर अपन लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे. तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए. फटाफट से अपना अपना जो भी सिस्टम है, चाहे आप लैपटॉप पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, कहीं भी आप देख रहे हो, फटाफट से पॉज करिए और अपना ट्राई करिए. इस क्वेश्चन को फटाफट से करिए. चलिए, हो गया. तो अपन आते हैं. क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? वही जो अपन ने आपको बताया था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहिए या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहिए. हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? SiO2 का एंड MgO का. कितना दिया है? ये इतना दिया है. आपसे क्या पूछा है? इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है. हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है यानी कि क्या पूछा है आपसे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी एक मोल कंपाउंड को अगर आप फॉर्म करते हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर नेटिव स्टेट, तो जितना इंथैल्पी का चेंज होता है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता था. तो आपसे पूछा हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है. किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए कि क्या होगा. तो चलिए, आपको हेसला एंड लेबोरेचर दोनों पढ़ा चुके. तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले पेरेंट रिएक्शन को चूज करिए. पेरेंट रिएक्शन ये हमारा क्या है? अपन ने इसको क्या चूज किया है? ये हमारा पेरेंट रिएक्शन चूज किया हमने. तो ये हमारा पेरेंट रिएक्शन है. तो सवाल है, हम पेरेंट की तरह बनना चाहेंगे कि ये पेरेंट रिएक्शन इससे ये आ जाए. तो क्या बोला है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SiO2 एंड MgO का दिया गया है. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले SiO2 का लिखते हैं अपन. तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि क्या? आपको क्या बनाना है? 1 मोल SiO2 बनाना है. 1 मोल SiO2 का फॉर्मेशन करना है. तो कैसे होगा? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन. तो सिलिकॉन प्लस क्या? ऑक्सीजन, O2, राइट. तो इससे ये बन रहा है हमारा, इससे ये बन रहा है. और इसका डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है? -48.4. दूसरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन MgO का अपन लिखते हैं. तो MgO का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं. तो आपसे क्या कर रहा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल MgO का फॉर्मेशन अगर आप करोगे तो क्या लेना पड़ेगा आपको? मैग्नीशियम Mg प्लस क्या? हाफ O2. तो क्या मिलेगा आपको? MgO का 1 मोल MgO का फॉर्मेशन होगा. और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू कितना दिया है? इसका वैल्यू दिया है -30. इसका जो डेल्टा H का वैल्यू है ये -34.7 किलो जूल दिया है. और ये भी आपका किलो जूल में ही है. तो सवाल है आपको, ये भी हमारा पेरेंट रिएक्शन है और इसका हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है.
तो ये रिएक्शन अगर आ जाए, कैसे लाएंगे इस रिएक्शन को, आप कैसे लाएंगे? तो चलिए, हेस लॉ से क्या करता है? हेस लॉ तो यही कहता है ना कि इंथैल्पी का चेंज, अगर मान लीजिए जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर मान लो एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर मान लीजिए फॉर्मेशन हो रहा है, या यहाँ पे अगर डेल्टा एच का वैल्यू माइनस इतना दिया, मीन्स एनर्जी अगर वहां से क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर बनाने के लिए, अगर मान लीजिए बनाने के लिए निगेटिव आ रहा है एंथैल्पी, तो डिसोसिएट करने के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव। या फिर आप अगर निगेटिव दे रहा है इस रिएक्शन के लिए, तो अगर आप इसको उल्टा लिखोगे इस रिएक्शन को, तो क्या होगा? डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव। तो उल्टा लिखने से फायदा क्या होगा? पैरेंट रिएक्शन। ये जो हमारा पैरेंट रिएक्शन है, इस पैरेंट रिएक्शन में क्या है हमारा? सिलिकॉन भी तो है, SI सिलिकॉन। तो ये हमारा क्या था? पैरेंट रिएक्शन अपन ने कंसिडर किया था, ये हमारा पैरेंट रिएक्शन। तो इस पैरेंट रिएक्शन में सिलिकॉन भी लाना पड़ेगा। तो चलिए लाते हैं, कैसे आएगा वो? सिलिकॉन तो प्रोडक्ट के साइड है, तो ये कैसे आएगा? अगर हम इसको इस पलट देते हैं, ऐसा करते हैं, SiO2 को अब ऐसा कर देते हैं, Si प्लस O2। तो यहां से जब उसी रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे, तो डेल्टा एच पहले निगेटिव था, तो अब डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 48.4 किलो जूल आ रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करें, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन में SiO2 क्या हो रहा था? बन रहा था। तो SiO2 यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, तो फॉर्मेशन के दौरान डेल्टा एच का वैल्यू क्या लेना है आपको? निगेटिव। निगेटिव होता है। इसके केस में इसी रिएक्शन का अब क्या करना है? SiO2 का बॉन्ड ब्रेक करना है, डिसोसिएट करना है। तो डिसोसिएट होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से अगर आप इसको ऐड कर देते हो, हमको क्या लाना है? पैरेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से हमको पैरेंट रिएक्शन लाना है और इसका हीट ऑफ रिएक्शन निकाल देना है। तो पैरेंट पे तो 2 मोल Mg है, तो 2 से आप पूरे में क्या करेंगे? इस पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। SiO2 नहीं करना है, MgO। और अब यहां पे ध्यान से आइए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 मोल Mg प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? O2। और इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? 2 MgO प्लस क्या हो जाएगा? अब यहां पे क्या था? यहां पे SiO2 भी तो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस SiO2 गिव्स 2 MgO प्लस, यहां पे तो 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहां पे सिलिकॉन प्लस क्या? ऑक्सीजन। तो आप इधर और इधर ऑक्सीजन को हटा दोगे तो आपका क्या आ गया? 2 Mg प्लस SiO2 गिव्स 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन। और यही हमारा पैरेंट रिएक्शन था। तो आप यहां से वैल्यू क्या आएगा? तो डेल्टा एच का जो वैल्यू आएगा वह क्या करना पड़ेगा? इस वाले में 48.4 माइनस फॉर्मेशन का आपको, ये 2 मोल है, ये मल्टीप्लाई बाई 2 किया हमने, तो 2 इंटू 34.7, तो ये कितना आ जा रहा है? 48.4 माइनस ऑफ 34.7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ रहा है 69.4। मीन्स कितना आ जा रहा है ये? अगर आप इस दोनों को माइनस करोगे तो 0.0 और 1.2 किलो जूल। तो आंसर क्या आ जा रहा है हमारा? आंसर
बी आ जा रहा है। तो आंसर क्या आ गया? आंसर बी आ गया। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको और अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फटाफट से नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है ए गैसियस प्लस 2b गैसियस से किस में जा रहा है? 2c गैसियस प्लस 3d गैसियस। और जो डेल्टा एच का वैल्यू दिया है वो कितना? 27 डिग्री सेल्सियस पे 19 किलो कैलोरी दिया है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। गिवन क्या दिया है आपसे? टी कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 दिया है तो इसको केल्विन में रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। और डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया है? डेल्टा एच का वैल्यू 19 किलो कैलोरी दिया है। तो अगर आप करोगे तो 19 इंटू 10⁻³ कैलोरी में हो जाएगा। क्योंकि आप आर का जो वैल्यू रखने वाले हो वह किस में रखोगे? आर का वैल्यू कैलोरी में। तो कैलोरी में रखोगे तो क्या हो जाएगा? जब आप डेल्टा एच का वैल्यू कैलोरी में ले रहे हो तो आर का वैल्यू कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? डेल्टा ई बोले तो क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू आपसे पूछा है, डेल्टा ई। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था रिलेशन कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में जो रिलेशन आया था निकाल के, ये रिलेशन क्या आया था? चलिए तो यहां से अपन लोग देखते हैं। रिलेशन कुछ ऐसा आया था कि चेंज इन इंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एनजी आर टी। तो ये डेल्टा एनजी क्या था? डेल्टा एनजी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ रहा है? इस रिएक्शन को आप देख के पता लग जाएगा यहाँ पे। तो यहां से डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ जा रहा है? तो यहां से आप देखोगे तो डेल्टा एनजी का वैल्यू आ जाएगा प्रोडक्ट का गैसियस मोल 325। तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 3 माइनस ऑफ 1 + 3 1 + 2। तो कितना हो जाएगा? 5 - 2 मीन्स डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहां से डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ गया? ध्यान से आप देखेंगे, सॉरी यहां पे क्या है? 2 1 3 होगा। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ रहा है? यहां से 2 आ रहा है। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो आपसे सवाल क्या पूछा है? डेल्टा ई का वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू। तो डेल्टा ई का वैल्यू आपसे पूछा है तो निकल तो जाएगा। आपसे ये तो पूछा है। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस ऑफ डेल्टा एनजी आर टी। यही तो होगा। तो यहां से डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 19 इंटू 10⁻³ कैलोरी। और डेल्टा एनजी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू टी का वैल्यू 300 रखोगे आप। तो यहां से डेल्टा ई का जो वैल्यू आएगा वो 19,000 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1200। तो यहां से कितना आ जा रहा है? 0 0 8। तो यहां से आ जाएगा 7 और 1। लेकिन ये किस में आ रहा है? ये तो डेल्टा ई कैलोरी में आ रहा है। ये तो कैलोरी में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? किलो कैलोरी में दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17.8 किलो कैलोरी
ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर? डी। तो यहां से आंसर कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू आपसे पूछा है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का रिलेशन क्या आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। बताइए क्या आ रहा है आप लोग का। तो चलिए देखते हैं। रिएक्शन क्या दिया है आपको? 2 इंटू गैस प्लस 3H2, ये भी गैसियस है, और implies both that NH3 गैसियस है। तो आपसे डेल्टा एच का वैल्यू पूछा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बता चुके हैं, और जब पढ़ा रहे थे तो आपको एक रिलेशन भी बताए थे डेल्टा एच और इंटरनल एनर्जी में, आप उसका अप्लाई करेंगे। चलिए यहां से अपन लोग डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो कितना है? 1 + 3, तो 2 - 4। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या आ रहा है? -2। डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या आ जा रहा है? -2। तो आपको बता दे, एक रिलेशन ये पढ़ा चुके हैं आपको, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। तो ये रिलेशन आपको बता चुके हैं। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एनजी प्लस आर टी। तो डेल्टा ई प्लस, अब एनजी कितना है? -2, तो -2 पुट करिए, -2 आर टी। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या आ गया? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई -2 आर टी। तो ये रिलेशन कहां आ रहा है? डेल्टा ई -2 आर टी। आंसर बी, ऑप्शन बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, राइट। तो बहुत ही ये आसान सा सवाल था, बस डेल्टा एनजी आपको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए, और ये रिलेशन आना चाहिए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। और वेरी सिंपल सवाल था, हो जाएगा। चलिए नोट करिए फटाफट से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज फॉर द कंपाउंड, किलो जूल पर मोल में दिया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू आपको बताना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का वैल्यू आपको दिया है, एबीसीडी ऑप्शन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन का वैल्यू आपको दिया है। आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। आपको यही सवाल पूछा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो डेल्टा एच आपको बता दे कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा। डेल्टा एच का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा, या फिर डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो सकता है, या फिर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा। तो जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि ये क्या है? इंडोथर्मिक बोलते हैं इसको, इंडोथर्मिक है। ये कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा? डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा, ये क्या होगा हमारा? एक्सोथर्मिक होगा, एक्सो होगा ये। तो यहां से अब सवाल है कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आप ऐसा समझिए, यहां पे क्या है? डेल्टा एच का वैल्यू प्रोपेन के लिए 103.8 दिया है, ब्यूटेन का इससे ज्यादा दिया है इसका, और इससे ज्यादा इसका निगेटिव में है। वैल्यू किसमें है? निगेटिव में है, कि एक्सोथर्मिक है, मींस निगेटिव। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी क्या होगा? वहां से रिलीज होगा। तो आप जरा सोचिए, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो किसी चीज से अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी उसका कम रहा है ना। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी को आपने एक मुक्का मारा फैट से, वो एक बार में क्या हो गया? टूट गया, बिखर गया, उसका एनर्जी खत्म। अब किसी से लात घूसे से भी मार रहे हो,
बैट बॉल से मार रहे हो, कस कस के मार रहे हो उसको, पूरे जोर लगा के मार रहे हो, फिर भी वो बहुत देर तक नहीं मरता है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जो फॉर्मेशन का एनर्जी था वो काफी था। तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसमें टाइम लग रहा है, काफी टाइम लग रहा है, मीन्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा ताकतवर है, आपको तोड़ने के लिए, वहां से एनर्जी को रिलीज करने के लिए आप जो यहां एनर्जी दे रहे हो वो कहीं ना कहीं अधिक दे रहे हो। तो जहां से ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां से होगा? जहां फॉर्मेशन में एनर्जी ज्यादा लगा होगा, तो आपको उसका उल्टा उतना ही एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो हिस एंड लेबुजर लॉ में आपने क्या देखा कि अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जितना आ रहा है, अगर आप उस रिएक्शन को उल्टा करते हो, अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो तो इंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका उल्टा करते हो रिएक्शन को तो पॉजिटिव में लेते हैं उतना ही वैल्यू को। तो क्या यहां से अगर आप देखोगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव तो इंडोथर्मिक और डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, राइट? तो यहां से कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब अब जितना कम डिकम्पोज होगा फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उतना ज्यादा होने वाला है। अब फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन तो कम होगा ना यार। तो यहां से क्या पता लगा है? यहां से जो डेल्टा एच का वैल्यू अगर निगेटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? डेल्टा एच का वैल्यू अगर निगेटिव है, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्सो होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एंड डेल्टा एच का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ये इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक में आपको क्या करना पड़ेगा? इंडोथर्मिक में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? अगर आप इंडोथर्मिक में क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच नेगेटिव में एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, अगर इसको इस मार्कर को डिसोसिएट करना, तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं, तो तोड़ने के लिए आपको इस मार्कर को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं टूटेगा ये अपने आप। तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो ये डिसोसिएट करने के लिए था। तो अगर फॉर्मेशन में कभी भी लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। ठीक, और डिसोसिएशन में पॉजिटिव डेल्टा एच का वैल्यू लेते हैं। तो सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल हमारा है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो अपने से ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसको अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन, आपसे सवाल पूछा है किसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू लीजिए। तो डेल्टा एच जितना ज्यादा नेगेटिव होगा यानी कि वो उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, उतना ज्यादा अपने से एनर्जी रिलीज करेगा। और आप जानते हो जिसके पास जितना एनर्जी कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा किसके पास होगा? जिसके पास एनर्जी कम होगा। ठीक, तो यहां फॉर्मेशन के लिए एनर्जी क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर आप कोई ताकतवर है तो उसको आप एनर्जी तोड़ने के लिए या फिर आप उसको जितना जितना ज्यादा ताकतवर इंसान होगा उसको फॉर्म करने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी दे रहे हो ना, फॉर्म करने के लिए। अगर डिसोसिएट करना पड़ेगा तो भी उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जितना ज्यादा, आप सिंपल रखो, आप सिंपल बस दिमाग में रखिए इस क्वेश्चन के लिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या है? एंथैल्पी फॉर्मेशन का वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव है मींस एक्सोथर्मिक होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा मींस अपने से एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो जितना ज्यादा अपने से एनर्जी रिलीज करेगा मतलब उतना क्या हो रहा है? उसका एनर्जी कम रहा है। तो जितना एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, पता है आपको।
एनर्जी कम मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा उसका। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? एन ऑक्टेन, जिसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना चाहिए, चलिए बताइए तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डी का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर क्या बी का, और फिर क्या ए का। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो गया और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन, ठीक, डी में। तो चलिए फटाफट से नोट करिए इसको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रिएक्शन दिया है, रिएक्शन क्या दिया है? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और इसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू x दिया है, एंड CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, और जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो 22 दिया है। आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल पूछा है देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो आपको बता दे हीट ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले तो क्या? कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलिए। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? अगर आप किसी भी कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर नेटिव स्टेट, तो जितना एंथैल्पी का चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं आपको। तो आपसे यही पूछा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी CO का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या कहना है? इसका कहने का मतलब है कि अगर एक मोल आप CO बनाते हो, एक मोल CO का फॉर्मेशन करते हो, तो कितना एंथैल्पी का चेंज होगा, क्या रिलेशन आएगा इसमें, देखते हैं अपन। तो CO का फॉर्मेशन कैसे होगा? कार्बन प्लस क्या, हाफ O2 गिव्स CO2। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पेरेंट रिएक्शन है, ये हमारा पेरेंट रिएक्शन, पेरेंट रिएक्शन यही तो आपको लाना है। इसी का तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसी का तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, और ये हमारा पेरेंट रिएक्शन है, यानी कि यही आपका माँ बाप है, और आपको इसकी तरह बनना है। आपको क्या करना है? इस रिएक्शन से क्या लाना है? ये इसको इसकी तरह, इस रिएक्शन की तरह आपको बनाना है। तो कार्बन इसमें रिएक्टेंट की तरफ है, जिसका डेल्टा H क्या है? X है, और यहाँ पे CO किधर जा रहा है? प्रोडक्ट साइड, और इधर क्या है? CO रिएक्टेंट साइड दिया है। तो अगर आप इस CO को आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? -बाई। तो डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? -बाई। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया हमारा? X - बाई, ये तो रिलेशन आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर अगर देखोगे तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हेसन-लेबेउजर लॉ है, और उसमें आपको बताया गया था कि ऐसा अगर बहुत सारा रिएक्शन दिया है और आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आप एक पेरेंट रिएक्शन बनाइए, या फिर पेरेंट रिएक्शन को आप कंसिडर करिए और वहां से लाइए कि उस रिएक्शन को, ये 2-3 रिएक्शन से आप कैसे ला सकते हो, राइट। तो फटाफट से नोट करिए इसको, चलिए नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाइए फटाफट से इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डेल्टा H0 कॉम्ब। एक कॉम्ब क्या है? एक कॉम्ब कंघा वाला है क्या? नहीं, एक कॉम्ब क्या है? कंबसन। डेल्टा H0 मींस एंथैल्पी ऑफ कंबसन का चर्चा कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन इज -6 किलोजूल पर मोल, और आपसे पूछा क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 विल बी।
इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया है, कितना दिया है? -6 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, क्या होगा? तो डेल्टा एच नॉट दिया है ना, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, यानी कि आग लगा दो। कार्बन में कार्बन को आग लगाना है, कार्बन को आग लगाना है, कार्बन को जलाना है। तो कार्बन को जलाना है मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को जलाओगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन जाएगा। अरे यही तो बनेगा कार्बन को जलाओगे तो, क्यों? और ये डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या दिया है इसका? जब आप कार्बन को जला रहे हो तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या दिया? -6 किलो जूल पर मोल। तो आपसे क्या पूछा? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। भाई CO2 ही तो बन गया, ये 1 मोल CO2 ही तो बना है, तो यही तो रिएक्शन हमारा आ रहा है। यानी कि यहां से आपने जो कार्बन को जलाया, तो कार्बन को जलाने से जो CO2 बना, वही तो, यही रिएक्शन तो आ रहा है। CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच कंबशन इक्वल्स टू क्या आ रहा है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? CO2 गैस का। यानी कि कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू -6 किलो जूल पर मोल। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई थिंक आ गया होगा समझ में। आपसे यही कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को जलाइए, यहाँ पे कार्बन का दिया है, तो कार्बन को जलाना है आपको, कार्बन में आग लगाना है। तो कार्बन को जब जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 बन रहा है, तो CO2 गैस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो उतना ही होगा ना भाई, जितना इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, वही तो वैल्यू होगा, सेम टू सेम, -6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए, चलिए फटाफट से ट्राई करिए इसको। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द बॉन्ड एनर्जीज, किसकी चर्चा कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी किसका किसका दिया है आपको? N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी कितना दे दिया है? N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है? 945। किसमें दिया है? किलो जूल पर मोल में दिया है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका? H बॉन्ड का कितना दिया है? 436 किलो जूल पर मोल में दिया है। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका? NH बॉन्ड का दिया है, कितना दिया है? ये 391 किलो जूल पर मोल दिया है। और आपसे पूछा क्या है? पूछा है इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज पूछा। कौन सा रिएक्शन? ये वाला रिएक्शन, ये हमारा पेरेंट रिएक्शन, ये वाला। इस रिएक्शन का, ये इस रिएक्शन का क्या पूछा है हमसे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो देखते हैं जरा इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज देखते हैं। तो इस रिएक्शन को तोड़ के आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे N ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, प्लस ये क्या था? गैसियस फॉर्म में था। तो चलिए N ट्रिपल बॉन्ड N, HH, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में था। और ये क्या दे देगा आपको? 2 मोल NH3, H H एंड H, राइट। अब N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड एनर्जी दिया है आपको, तो जाहिर सी बात है ये टोटल क्या होगा? टूटेगा। ये NN का बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। तो कितना टूट रहा है?
एन एन का बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी एच एच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पे कितना H2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, H और H के बीच में 3 मोल है, तो 3 H2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 HH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 3, 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और कितना मोल है, 6 मोल है। तो 6 NH बॉन्ड फॉर्म, तो 6 NH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो यहां से आप देखोगे क्या हो जाएगा, 6 NH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको बता दें कि कभी भी बॉन्ड एनर्जी का सवाल है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री में, तो अगर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे आप साइन पॉजिटिव लेंगे डेल्टा एच का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। और जो बन रहा है, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसका नेगेटिव लेना है साइन, आपको नेगेटिव माइनस होगा, और जो ब्रेक होगा उसका पॉजिटिव। तो ब्रेक क्या हो रहा है, कितना एन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो एन का कितना है, 945, राइट। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन अगर चाहिए आपको, क्या निकालने का रहा है, आपको कह रहा है इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, एन का बॉन्ड कितना ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड, और उसका कितना दिया है 945, प्लस एच का कितना बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 3 बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, एच का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है 436, और उसको माइनस कर देना है। जो फॉर्म हुआ, कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ, 6 NH बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई NH, तो NH का एनर्जी कितना दिया है 391। तो यहां से डेल्टा इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, तो यहां से अगर करोगे तो 945 प्लस ये कितना आ जाएगा 1308, माइनस इस दोनों का आप प्लस करेंगे, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 6, $2346। तो ये कितना आ जा रहा है 8 5 13 13, माइनस 2346, तो कितना हो जाएगा 3 और 9 5 14, -93 दिया है क्या ऑप्शन में, दिया है -93 किलो जूल। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए, इस सवाल से हमको यही सीखने को मिला है कि अगर बॉन्ड एनर्जी का सवाल आए तो देखिए कि बॉन्ड एनर्जी कितना, पहले तो देखिए कितना ब्रेक हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का चर्चा कर दिया, या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन या तो बॉन्ड का डिसोसिएशन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कितना बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, मींस टूट रहा है। तो जितना बॉन्ड अगर टूटेगा तो उसका डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, आपको प्लस में साइन लेना है। और डेल्टा एच कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का साइन ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन में क्या होगा, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ही तो फॉर्मेशन हुआ ना। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्मेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, आपस में आएंगे टकराएंगे, एनर्जी रिलीज होगा, राइट। तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो बॉन्ड का, तो इस सवाल से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर बॉन्ड एनर्जी का सवाल आ रहा है
तो डेल्टा एच का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। कब? जब आप फॉर्मेशन कर रहे हो बॉन्ड का और बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, जिसे यहाँ पे हमने जोड़ा, डेल्टा एच रिएक्शन निकल गया टोटल। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए फटाफट से नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट अपन लोग आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेसिकली। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम है क्लॉसियस का स्टेटमेंट है कि जो हीट का फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस मींस बोले तो स्वतः अपने आप होगा। तो जो हीट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मान लो अभी गर्मी का मौसम है तो अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आप जिस भी रूम में हो उसके आसपास प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है अपने आप बाहर से, अगर बाहर का टेम्परेचर क्या है, बाहर का टेम्परेचर काफी हाई है तो बाहर का गर्मी अपने आप क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर की ओर आ जा रहा है, अपने आप फ्लो करके अंदर आ जा रहा है। आपने जैसे ही रूम को खोला कि गर्म, रूम अपने आप गर्म होने लगा। ऐसा मानिए कि अगर टेम्परेचर क्या है, एसी लगा हुआ है रूम में, रूम क्या है, कूल है, अब प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप जहां भी रह रहे हो उसके आसपास प्रचंड गर्मी पड़ रहा है और आपके रूम में क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो आपका रूम क्या है, टेम्परेचर डाउन है, बाहर का टेम्परेचर काफी है। तो जैसे ही एसी आप बंद करोगे तो स्पॉन्टेनियसली स्वतः अपने आप कुछ नहीं करोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, रूम गर्म हो जाएगा। जरा आप इसका उल्टा समझिए, अगर एसी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, अभी एसी क्या है, बंद है, अब आप चाह रहे हो कि रूम को ठंडा करना है, तो रूम क्या, बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है और अंदर का टेम्परेचर क्या है, अंदर भी हाई है, अंदर भी क्या हो गया, अब तो रूम गर्म हो गया ना यार। तो अब बेसिकली होगा क्या, अब जब आप रूम को ठंडा करना चाहोगे तो आप एसी को ऑन करना पड़ेगा। तो एसी को ऑन करोगे तो क्या आपको बर्डन करना पड़ रहा है ना, मींस अब चीजें वहां स्पॉन्टेनियस नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि अपने आप रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जब तक एसी चालू नहीं करोगे, जब तक एसी वर्क नहीं करेगा, तब तक तो रूम नहीं ठंडा होने वाला। तो कहने का मतलब है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट यही था कि हाई टेम्परेचर, जो हीट का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, जो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, और स्पॉन्टेनियस में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, नॉन स्पॉन्टेनियस में आपको वर्क करना पड़ता है। तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट यही करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लॉसियस का स्टेटमेंट कहता है कि हीट का जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस। कैसा? स्पॉन्टेनियस, राइट, अपने आप हो जाएगा। जैसे आप ऐसा समझिए, जितने भी आपका एयर कंडीशनर है, जितने भी आपका एयर कंडीशनर है, ये सभी का सभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। अगर मान लीजिए रूम में आप एसी लगाए हुए हो, तो जो रूम में एसी लगा हुआ है तो रूम को क्या कर रहा है, कूल रख रहा है, ठंडा रख रहा है, और बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। एसी में, एसी को अब क्या करिए, ऑफ कर दीजिए। जब आप एसी को ऑफ करेंगे तो अब जो बाहर का हीट होगा अपने आप रूम क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, रूम आपका गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट अपने आप फ्लो कर गया ना। तो यही तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, यानी कि जितना भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो सभी का सभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, ठीक। या फिर आप रेफ्रिजरेटर तो हर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रिज है आपके घर में, रेफ्रिजरेटर, तो आपके घर में जो फ्रिज है उसमें एक कंप्रेसर लगा रहता है। वही क्या करता है, वो आप अंदर कोई भी सामान रखते हो, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद करते हो, और अंदर जो कंप्रेसर है वो क्या करता है, वर्क डन करता है, वो कूल करता है। अगर उस कंप्रेसर को बंद कर दो, अब कंप्रेसर अगर काम नहीं कर रहा, रेफ्रिजरेटर को बंद कर दिए और उसका दरवाजा आप खोल दो, अब क्या हो गया, अब वो ठंडा नहीं करेगा, अब वो कूल नहीं करेगा। यानी कि अब
जैसे ही आप बंद करोगे तो वो अपने आप गर्म होता चला जाएगा। मीन्स बाहर का टेम्परेचर क्या था, हाई था, और उसके अंदर का टेम्परेचर लो था। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट को फ्लो किया और वो गर्म हो गया, अपने आप गर्म हो गया। तो रेफ्रिजरेटर भी किस पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है। आप फिजिक्स में डिटेल में आप इसका प्रिंसिपल पढ़ते हो, है ना। रेफ्रिजरेटर के बारे में फिजिक्स में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर ही है फिजिक्स में, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल। एंड एयर कंडीशनिंग, जितना भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही कहता है ना, क्या कहता है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्लॉसियस का, नेक्स्ट कहता है इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। इंट्रोपी बेसिकली क्या है, देखिए इंट्रोपी जो होता है वो मेजर करता है, इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। मीन्स डिसऑर्डर कहने का मतलब, आप अगर यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारे देश आज भी आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है वहां पे, डिसऑर्डरनेस फैल रहा है ना। तो जितना भी डिसऑर्डरनेस फैलेगा, है ना, उतना इंट्रोपी इंक्रीज करेगा। जैसे आप यूनिवर्स की बात करें तो ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ है, अर्थ के अलावा बहुत सारे प्लैनेट हैं और उसमें स्टार्स है, बहुत सारा कॉमेट्स, स्टार्स आपस में टकरा रहे हैं, कॉमेट्स बड़े बड़े टकराते हैं और क्या टूटते हैं, तो डिसऑर्डरनेस फैलता है ना। तो वहां भी क्या हो रहा है, इंट्रोपी बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स में क्या हो रहा है, यूनिवर्स में अब बहुत सारे देश आपस में युद्ध करते हैं, वहां भी क्या हो रहा है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। मीन्स वहां पे इंट्रोपी बढ़ रहा है, इंट्रोपी बढ़ जाता है। तो कहीं भी डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है यानी कि क्या बढ़ जा रहा है, इंट्रोपी बढ़ जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स का इंट्रोपी होगा वो हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा यही कहता है। पहला, क्लॉसियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, जो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। दूसरा, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ते रहता है यूनिवर्स, राइट। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था। जैसे यहां पे देख रहे हैं क्या, ये ऑर्डर्ड फॉर्म है 1 2 3 ABC, कैपिटल ABC। अब इसी यही ऑर्डर्ड फॉर्म को अगर अपन डिसऑर्डर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, A कैपिटल A, 2 B स्मॉल a, 3 BCA, तो ये ऑर्डर्ड फॉर्म था। अब ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म में चला गया, तो ये क्या हो रहा है, इंट्रोपी यहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहीं भी अगर इंट्रोपी की बात आए तो डिसऑर्डरनेस, कहीं भी डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मीन्स ऑर्डर्ड था अब डिसऑर्डर्ड में जा रहे हो, तो इंट्रोपी वहां इंक्रीज करेगा। हर कोई, हर इंसान क्या कर रहा है, इंट्रोपी को बढ़ा ही रहा है ना, इंट्रोपी इंक्रीज ही कर रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो खास करके अगर बात करें तो जो बाई नेचर, अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर भी चाहता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए अगर पानी एक पहाड़ पर से फॉल कर रहा है, एक वाटरफॉल है, ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है, ये अपने आप हो रहा है। अगर आप नीचे से ऊपर पहाड़ पे पानी को भेजना चाहोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा वहां पे, वो तो स्वतः नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जितना भी, अगर बाई नेचर की बात करें, नेचर का भी प्रिंसिपल की बात करें, जो स्पॉन्टेनियस हो रहा है नेचर में, जितने भी घटना स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो राइट, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से इसको नोट करिए, नोट करिए। तो अभी अपन ने देखा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोपी का भी चर्चा आया कि इंट्रोपी क्या करता है, इंट्रोपी मेजर डिसऑर्डर्ड इन द सिस्टम, राइट। तो कहीं भी अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, कहीं भी रैंडमनेस बढ़ रहा है, डिसऑर्डर्ड हो रहा है कोई भी चीज, वहां पे क्या हो रहा है, आपका इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यही तो इंट्रोपी क्या होता है बेसिकली, इंट्रोपी को अपन एस से डिनोट करेंगे। इंट्रोपी क्या है, इट इज द
it is the measure of, it is the measure of disordered in the system. यह क्या है? इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर्ड इन द सिस्टम, इज नोन एज एंट्रोपी। यही हमारा एंट्रोपी कहलाता है। तो चलिए कुछ मैथमेटिकल चीज आपको बताते हैं जो आपको इस्तेमाल होगा कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपन लोग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is equal to entropy of system plus entropy of surrounding, एक तो ये है हमारा। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी पता करना है तो सिस्टम का एंट्रोपी पता करिए और सराउंडिंग का एंट्रोपी पता करिए। दूसरा, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट। एक तो ये होता है। नेक्स्ट हमारा है, अगर बात करें डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट, और जो डेल्टा एस हमारा होता है, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल। ये चेंज इन डेल्टा एस हो गया आपका, डेल्टा एस हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एस इक्वल्स टू dq अपॉन dt। या फिर आपको बता दे, देखिए डेल्टा एस एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या है? जितना डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा उतना ही आपका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, मीन्स इंथैल्पी बढ़ रहा है। तो किसी चीज का जितना ज्यादा इंथैल्पी होगा, जितना ज्यादा आप हीट करोगे, उतना ज्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में होगा, मीन्स उसका जितना ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। मीन्स अगर हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, इस इंथैल्पी का चेंज जितना ज्यादा होगा उतना ही एंट्रोपी होगा। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन टी। ये हो जाएगा चेंज इन इंथैल्पी इक्वल्स टू। तो चलिए नोट करिए फटाफट से इसको। तो अभी अपन ने देखा एंट्रोपी क्या होता है। अगर आप डिसऑर्डरनेस को जितना भी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, मीन्स उतना एंट्रोपी बढ़ने वाला है। तो चलिए कुछ टर्म को जानते हैं। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और लिखाएंगे नहीं, सिंपल सा चीज है, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? आप किसी भी चीज को गला रहे हो, मीन्स मेल्ट कर रहे हो। कोई भी सॉलिड है, जैसे ले लीजिए आप आइस को अगर गला रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, आइस से पानी में कन्वर्ट कर रहे हो, आइस को गला रहे हो, तो गलाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, जितना आप हीट देते हो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, वही उसका क्या कहलाता है? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एक होता है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बेसिकली क्या होता है कि
कोई भी आपके पास सॉलिड है, उस सॉलिड को डायरेक्ट आप चाह रहे हो, डायरेक्ट लिक्विड में नहीं, डायरेक्ट गैस में, तो पर मोल सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, डायरेक्ट गैस में, वेपर में, तो जितना आप हीट देते हो, दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या था? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था, मान लीजिए आप आइस को गलाना चाह रहे हो, कुछ कोई भी चीज को आप गलाना चाह रहे हो, तो उस गलाने के लिए जितना हीट दे रहे हो वही कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या कहलाता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो क्या देना पड़ेगा आपको? उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, हीट देना पड़ेगा। तो उसी हीट को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो आप हीट दे रहे हो उसी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। देखिए जरा, अगर ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जा रहे हो तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स था, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है? सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी होता है, मॉलिक्यूल्स एकदम घसे होते हैं, पास पास में होते हैं, इस तरह से सॉलिड में पास पास में होते हैं। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? अब पास पास में नहीं रहेगा, इसके कंपेयर में थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। और ये लिक्विड से गैस में जब जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में गया तो थोड़ा सा क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमा। गैस में जाएगा तो और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, काफी दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल्स आपस में। मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा बने नहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे, मीन्स गैस होंगे। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, इधर जाने से क्या हो रहा है? पहले क्या था? ये ऑर्डर्ड फॉर्म में था, लिक्विड में गया थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड हो गया, लिक्विड से गैस में गया, मॉलिक्यूल्स और भी क्या हो गया? बिखर गया, इधर इधर इधर, मीन्स काफी बिखर गया। मीन्स क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया यानी कि आप सॉलिड से गैस की ओर जाओगे तो आपका इंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। उसी टाइप से अगर गैस से आप सॉलिड में आ रहे हो तो गैस का जो मॉलिक्यूल क्या था? फैला था ना, डिसऑर्डर था। अब गैस से सॉलिड में आ रहे हो तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो अब इधर आने पे क्या हो जाएगा? इंट्रोपी घटेगा। अब स्पॉन्टेनिटी बाय इंट्रोपी। अब सवाल है कि न्यूमेरिकल्स में आपको दे देगा, उस न्यूमेरिकल्स में कैसे सोल्व करोगे? इंट्रोपी से आपको बताना है कि कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोपी के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही तो इंट्रोपी के बारे में चर्चा करते हैं। और स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो अब इंट्रोपी से कैसे रिलेट करके बताएंगे कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा? तो ध्यान से समझिए, अगर डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव कब आ रहा है? जब गैस से आप कहां जा रहे हो? सॉलिड में। मीन्स ऑर्डर्ड फॉर्म बढ़ रहा है, डिसऑर्डरनेस घट रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है, मीन्स अब क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और उसी टाइप से ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा? जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उसमें स्पॉन्टेनिटी का चर्चा कर रहा है या एंट्रोपी से रिलेटेड है, तो आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस को क्या करना पड़ेगा? अगर डेल्टा एस पॉजिटिव ले रहे हो यानी कि प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा? जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। डिसऑर्डरनेस कब बढ़ेगा? जैसे मान लो आप आइस है, अब आइस को हीट दिए तो वो गलेगा, पिघलेगा, तो पिघलने में ये लिक्विड में जाएगा। तो अब लिक्विड में गया तो मॉलिक्यूल्स, जब वो आइस में था तो मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में था, तो मॉलिक्यूल्स काफी पास पास में था, काफी ऑर्डर्ड फॉर्म में था। अब लिक्विड में गया तो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में। अब उसको और वेपर में कर दो तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? काफी बिखर जाएंगे, काफी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ रहा है मीन्स इंट्रोपी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है ना यार,
एंट्रोपी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, राइट? अब जाहिर सी बात है, आइस है, अब आइस को मान लो रेफ्रिजरेटर में हमारा आइस के फॉर्म में था, रेफ्रिजरेटर से आप निकाले, बाहर में रख दिए, बाहर का टेम्परेचर, अभी तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, अभी गर्मी का मौसम है, आइस क्या हो जाएगा? अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हो गया, ऑर्डर से डिसऑर्डर्ड फॉर्म में चला गया, तो वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है ना, तो वहां पे डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज अपन ने बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी किया, ये न्यूमेरिकल्स पूछा भी है, बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग में पूछा भी है, और जेई में भी, जेई मेंस में भी पूछा है। आपको उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीट और एम्स में भी सवाल मिलेंगे। तो आई थिंक अब इस चैप्टर में हार्डली एक लेक्चर और लगेगा और उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लेस करें कि इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, और इसके बाद आई थिंक 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपन लोग। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें कि क्या आपको 12th का टॉपिक स्टार्ट करना है, 12th पढ़ना चाह रहे हो, या फिर 11th का ही टॉपिक कंटिन्यू रखा जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि 12th का पोर्शन स्टार्ट किया जाए या 11th का ही कंटिन्यू करेंगे। अब इस चैप्टर लास्ट आने वाला है, ओनली अब हार्डली एक लेक्चर से ज़्यादा नहीं लगेगा, एक लेक्चर लगेगा। आज इतना फिनिश करने के बाद एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए और प्रॉब्लम को बनाइए, है ना। कुछ स्टूडेंट बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं, और बनाइए आप। एन अवस्थी से प्रॉब्लम को आप बना सकते हो। एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री का बढ़िया सा बुक है, आप वहाँ से क्वेश्चन को ट्राई करिए, और जो भी डाउट है आप हमारे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, और दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।